सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजस्थान के झुंझुनू से हूँ। मेरा नाम ललिता है। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। मेरी शादी आगरा में हुई थी। मैं अपने ससुराल में भी सबसे बड़ी थी। मैं अपने पति की दूसरी पत्नी थी और मैं कुंवारी लड़की थी। वहीं पर मेरे पति की दूसरी शादी थी। मेरे पति की पहली पत्नी मर गई थी और पहली पत्नी से मेरे पति का बेटा भी था और वहाँ पर एक मेरी ननद भी थी जो कि 15 साल की थी और मेरे पति का बेटा भी 17 साल का था। वे दोनों बच्चे एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी ननद अपने चारपाई और पूरे कमरे को धोती थी और अपने तकिया चादर बदलती थी। हैरानी की बात ये थी, ये सब मेरे से छुपाकर करती थी। कई बार मेरी ननद तो बेहोश होते होते बची थी और मुझे तो लग रहा था वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह मैं अपनी ननद के कमरे में चाय देने गई तो वहाँ का माहौल देखकर मैं तो शर्म से लाल हो गई और कमरे में देखकर मेरी चीख निकल गई और भगवान से मैं प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, किसी को भी ऐसा मंजर देखने को ना मिले, क्योंकि वहाँ पर मेरी ननद और मेरा पति का बेटा कमरे में। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरी शादी को अभी 6 महीने हुए थे। मेरी उम्र लगभग 24 साल की थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरे मर्जी के खिलाफ जाकर कर दिया था, क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती थी। मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ी बोझ बन गई हूँ, मानो जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरी पैदा होने के बाद भी मेरे माँ बाप की खुशी नहीं देख पाई थी। जिस घर में मैं पैदा हुई थी वहाँ सिर्फ बेटे की सबको चाहत थी। बेटी का तो कोई सम्मान ही नहीं था। बेटी होना अपमानित समझा जाता था, इसलिए वो मुझे पसंद न करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार भी न करते थे। वह मुझे मानते भी नहीं थे, मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी रीति रिवाज की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके। बस इसी कारण वो मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी करवा दी थी। क्योंकि मैं तो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मैं स्कूल में भी पढ़ाया करती थी। वहीं पर मुझे एक टीचर से प्यार हो गया था। वह टीचर भी उसी स्कूल में पढ़ाया करता था। वह थोड़ा गरीब था, इसलिए मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसका रंग भी थोड़ा सा काला था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मेरे घर वालों को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर मैं अपने दिल और जान से उसे काफ़ी चाहती थी। एक दिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। एक सुबह जब मैं स्कूल पहुंची तो उस अध्यापक की मौत की खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत मोहब्बत करती थी। वह दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों की पहाड़ टूट पड़े थे। कुछ ही दिन बीते थे, मैं उसके प्यार में इस तरह अंधी हो गई थी कि मैं अपने आप को भूलती जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप भी मुझसे तंग आ गए थे। माँ बाप कहा करते थे कि बिन ब्याही विधवा की तरह जिंदगी बिता रही है। फिर मैं चुपचाप उसकी यादों को सीने से लगाकर अकेले बहुत रोया करती थी। फिर कुछ दिन के बाद मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी, एक ऐसे आदमी से जिसका पहले से ही एक बेटा था और उसके घर में एक 15 साल की बहन थी जो काफ़ी अच्छी थी। मुझे अपनी सगी माँ समझती थी। मेरी ननद 15 साल की थी और मेरे पति का लड़का 17 साल का था। जब मैं शादी होकर गई थी तो ये दोनों काफ़ी छोटे थे और मेरी सास भी मेरी शादी के 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और मेरे ससुर भी मेरे सास के गम में चल बसे थे। बस हम 3 ही लोग घर में रहते थे। मुझे उस ननद से काफ़ी लगाव हो गया था, क्योंकि मेरी सास उस 2 साल की बच्ची को मेरे हवाले कर गई थी और मुझसे वादा ले लिया था, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। और वहीं पर उस बच्चे का, जो मेरे पति का लड़का था, उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं थी। जो मुझे हंसते खेलते हुए 2 बच्चे मिल गए थे, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी थी, और मुझे बच्चों की कमी महसूस नहीं हुई। मैं अपना गम भी भूल गई और उन बच्चों का परवरिश करने लगी। मेरी ननद का नाम वंशिका था और मेरे सौतेले बेटे का नाम दीपक था। हम लोग साथ ही रहने लगे। वक्त इसी तरह बीतने लगा। देखते ही देखते वंशिका 15 साल की हो गई थी और दीपक 17 साल का हो गया। दीपक के पापा का कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया था। इस दुनिया से वे चले गए थे। उनका हमेशा से ही तबीयत खराब रहती थी। तरह तरह के बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे मैं गुजारा कर रही थी। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उजड़ गई। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं थी। मैंने घर में ही एक पार्लर खोल रखा था। एक दिन सब सो रहे थे, अचानक ही बहुत जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा आवाज तो दीपक के कमरे से आई है। उसके कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने वहां जाकर देखा तो मैं देखते ही हैरान रह गई।
कमरे की दीवार गिर गई थी। ये देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कहीं दीपक तो इस सब के नीचे नहीं दब गया। जब मैं पास गई, मैंने जाकर देखा तो दीपक वहां नहीं था। वह किचन में पानी पीने के लिए गया हुआ था। उसकी जान बच गई थी क्योंकि उसके कमरे की दीवार गिर गई थी। मैंने भगवान की कृपा की। ये तो अच्छा हुआ कि दीपक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम दीवार को दोबारा से खड़ा करवाते। कमरे का तो बिल्कुल कबाड़ा हो गया था। एक तरफ की दीवार तो गिर गई थी। हमने उस गिरे हुए दीवार को बिना सीमेंट, बिना बदरपुर के कच्ची दीवार खड़ी कर दी ताकि बाहर से कोई कुत्ता बिल्ली अंदर न आ सके। उसके बाद मैंने अपना बिस्तर आंगन में डाल लिया और कमरे में मेरी ननद और मेरे सौतेला बेटा ही सोते थे क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा खुला था। इसलिए डर के मारे बच्चों को घर के अंदर ही सोने के लिए भेज देती थी। बाहर कोई सो भी नहीं सकता था। कमरे में सिंगल बेड और एक चारपाई भी था। 2 लोग आराम से सो सकते थे। वे अब दोनों एक ही कमरे में सोने लगे थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में मैंने अपना पार्लर खोला हुआ था। मेरे पति ने घर में बस 2 ही कमरे बनाए हुए थे, जिसमें मैंने एक कमरे में पार्लर खोल लिया था। दूसरे कमरे की दीवार भी गिर गई थी, लेकिन एक कमरे में मैंने ब्यूटी पार्लर किया हुआ था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा सौतेला बेटा कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल चकित रह गई थी। दीपक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि वंशिका अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी ही उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज दी थी, वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वो बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। उसको क्या हो गया है। मैं हैरानी में दीपक को बुलाकर मैंने मोहल्ले के डॉक्टर को घर बुलाया था। डॉक्टर ने कहा कि बेहोश हो गई है, लड़की काफी कमजोर है, खून की कमी है, कोई भारी काम मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फल फ्रूट अच्छा खाना वगैरह खिलाओ, ठीक हो जाएगी। जब वंशिका को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। वह कहने लगी, बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी ननद को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे की चारपाई और चादर भी गायब थे। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वह अपने चारपाई और चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ये चारपाई और चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर चिल्लाई और कहा कि तुम यहाँ से उठो और कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, कुछ खाओगी पियोगी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा कि नहीं, मुझे ये चारपाई और चादर जरूरी धोनी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में और चादर नहीं है। मैंने कहा, अचानक से ये चारपाई और चादर धोने का भूत सवार तुम्हारे ऊपर क्यों हो रहा है? और चारपाई धोने का रोज रोज क्या मतलब है? इतनी तो चादर गंदी भी नहीं है, तुम उसको धोने बैठ गई हो। छोड़ दो, मैं खुद उस चारपाई और चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। वंशिका ने मेरी बात नहीं मानी। चारपाई और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और दीपक भी काम पर जा चुका था। वह सिर्फ 9th क्लास ही पढ़ा था। घर की तंगी की वजह से वह काम करने लगा था और वह एक मोबाइल रिपेयरिंग के दुकान पर काम करता था और वह बहुत ही मेहनती लड़का था और मैं अपना पार्लर खुद ही चलाया करती थी। दुकान पार्लर की थी, इसलिए यहाँ पर सिर्फ औरतें ही आया करती थी और मेरे दुकान पर दीपक का कोई काम भी नहीं था, इसलिए उसे अलग दुकान पर रखवा दिया था। दीपक मुझसे कहता था कि आज मैं खाना खाकर आया हूँ, वह देर से आया था। वंशिका भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी, वह भी जाकर कमरे में सो गया था। मैंने भी अपना खाना खाया और आंगन में चारपाई डालकर सो गई। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। अपने पति को याद कर रही थी। दीपक के पापा भी एक बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने मेरा दिल भी जीत लिया था। अब मैं अपने प्रेमी को भूल चुकी थी। दीपक के पापा ने मेरा बहुत ख्याल रखा हुआ था। उन्होंने कभी भी मुझे मेरे बीते हुए प्यार के बारे में ताना नहीं दिया था। मेरी ननद को मेरे पति बहुत मानते थे और मेरे पति की वह लाडली बहन थी। मैंने भी दीपक को कभी नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसको भी मैं अपने बेटे से बढ़कर ज्यादा प्यार देती थी। मुझसे उसने अपने माँ के हिस्से का भी प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था, मेरा कहना भी मानता था। वह इस घर में इकलौता ही मर्द था, वह हमारा इकलौता सहारा था, वरना हम 2 औरतें अकेले कहाँ भटकती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था,
कि वो आगे की पढ़ाई पूरी कर ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होती तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई थी। वंशिका फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर वही बात कह रहा था। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। उसको खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करने दिया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोर हो गई है। आप इस बात को सीरियसली लीजिए, नहीं तो आपकी ननद को जान का खतरा हो सकता है। कि फिर इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर के बाद वे चले गए। फिर जब वंशिका को होश आया तो मैंने उसे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं देखकर हैरान रह गई कि वह क्या कर रही थी। वह तो फिर से बैठकर चारपाई और चादर को धो रही थी। इस बार मैंने घूर कर देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। बेहोशी से उठकर चारपाई और चादर को धोना शुरू कर देती थी। ये सब क्या हो रहा था? वह ये सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तब से वह ऐसा कर रही थी, और बेहोश भी तभी से हो रही थी। दीपक तो उसके लिए उसका भतीजा था। भले ही वह उससे बड़ा था तो क्या हुआ, लेकिन था तो उसका भतीजा। लेकिन बचपन से ही दोनों एक साथ ही पले बड़े थे। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसे ही मोहब्बत थी। ऐसा फिर क्या हो रहा था? मेरी ननद की तबीयत दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती थी, ये सब क्या हो रहा है? एक औरत कमजोर तब होती है जब वो बच्चे पैदा करती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगी तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। फिर से वंशिका ने दूसरे दिन ही उसने चारपाई और चादर को धोकर छत पर सुखाई। वह अपने आसपास भी देख रही थी कि उसे कोई देख ना ले। फिर मैं रसोई की खिड़की से ये सब देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसे देख रही हूँ। लेकिन मेरी ननद ये सब क्या कर रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और अपने ऊपर वाली चादर ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता न चल सके। ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसको नाश्ता भी करवाया और दवाई भी दी। मेरी दुकान बंद रहने की वजह से दुकान भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। सिर्फ 1-2 औरतें ही आईब्रो बनवाने आया करती थी। इससे क्या होने वाला था? दिन के 40 रुपए या 30 रुपए से क्या होने वाला था? इस तरह तो काम भी नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी। लेकिन ये बात मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताई थी। दीपक को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह पहले से नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में ये बात बता देती तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि ननद को अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन बहुत अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे दीपक और वंशिका को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। मेरे बेटे ने कहा, तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है। इस तरह तो नहीं चलेगा ना। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो हमें ये सब करना छोड़ देना चाहिए। मेरी ननद ने कहा कि नहीं, मुझे ये काम करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी को दाव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी ननद का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की तो बात है, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी ननद चारपाई को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? वह घबरा गई और कहने लगी, अचानक से मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का कि दिल घबरा क्यों रहा है तुम्हारा? क्या खा रही हो तुम ऐसा? और अपने चारपाई को बार बार क्यों धो रही हो? और मुझसे क्या छुपा रही हो? मुझसे अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग जाए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी ननद हैरान रह गई। उसने कहा कि भाभी माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आपने कोई फिल्म देख ली है या किसी ने आपके कान भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और अगर मैंने चारपाई और चादर को धो लिया है तो क्या हो गया? चारपाई और चादर गंदी हो गई थी, बस इसलिए धो लिया।
आपको तो पता है कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी ननद मुझे इस तरह से बातें कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और वह जमीन पर गिर गई थी। तभी अचानक दीपक भी आ गया। उसने कहा, माँ आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस तरह हाथ क्यों उठाया? मैंने उसे कहा कि हाँ, मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ भी उठाया है। ऐसा तो मुझे पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोले जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा मेरे बच्चों की कमरे की लाइट जल रही थी। उस टाइम वे क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था और मुझे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। जब कमरे के करीब गई तो वे सिर्फ जाग ही नहीं रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मेरी ननद कहने लगी, हाँ खुशकिस्मत तो हूँ, लेकिन कल से फिर मेरी तबीयत खराब होगी तो भाभी माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? फिर बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने दरवाजों को अंदर से बंद किया हुआ था। क्या वजह थी दरवाजा बंद करने की? वैसे भी अब थोड़ा गर्मी होने लगा था, उनको दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार कुंडी को बजाया, लेकिन इस तरह से कुंडी बजाने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाजा खोलने में 15 मिनट लगा दिया। उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था और वे दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे अभी अभी नींद से जागे हों। मैंने कहा कि इतनी देर में दरवाजा क्यों खोला? कहने लगे, हम तो सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और बातें क्यों करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे? हम सारी रात जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वे दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जागे हों। इसके बाद मैंने उन लोगों को कुछ नहीं कहा और वहां से चली आई। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। मैं ये देखकर हैरान रह गई। एक दिन मेरी ननद के बाजू में नाखून के खरोच के निशान थे। समझ नहीं आ रही थी उसे क्या हो गया था। मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगी थी, बाजू पर नहीं। मेरी ननद कोई ना कोई तो बात ऐसी थी जो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान होते थे और कभी उठकर अपनी चारपाई चादर को धोने लग जाती थी। मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरह फटा जा रहा था, मैं वैसे सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जवान लड़का लड़की को मुझे एक साथ एक कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी ना। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। दीपक था तो वंशिका का भतीजा। नियत बदलते देर नहीं लगती। जवानी के इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ ही जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है, चाहे वो भतीजा हो या भाई। उन दोनों बुआ भतीजे को एक ही कमरे में सुला रही थी। मेरी ही गलती थी। जब हम बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, परेशानियां तो पैदा होगी ही। अच्छे बुरे बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है ना। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर ये सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा कसूर मेरा ही होगा। मैं अपने बेटे और ननद पर नजर रखती थी। एक दिन मेरा सौतेला बेटा और मेरी ननद को कोई अनजान आदमी कुछ चीज लाकर दे रहा था। मैं चुप कर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि ये दवाई तुम्हारी इस परेशानी के लिए है, ये दवाई ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी ननद को छुपाकर गोलियां दी। मैं परेशान हो गई, ये किस बीमारी की दवाई है? मेरी ननद को क्यों दे रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी ये दोनों आपस में मिलकर निपटाना चाहते हैं? उसके बारे में मुझे नहीं पता था। ये दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी ननद ने भी ये दवाइयाँ जल्दी से अपने दुपट्टे में बांध ली और मेरे सौतेले बेटे ने कहा, रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। अगले दिन देखा तो मेरी ननद वाकई में बेहोश हो गई थी, लेकिन उसके बाद शायद उसकी वह दवाई खत्म हो गई और उसके अगले दिन मेरी ननद फिर से बेहोश हो गई थी। मेरा सौतेला बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैं आज उसका फायदा उठाते हुए मैंने वह चारपाई और चादर बहुत ही होशियारी से
ननद के नीचे से खींच ली और चारपाई को उठाकर खड़ी कर दी और उसको तरीके से लपेट करके मैं अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था इस पर ऐसा क्या लगा होता था जिसकी वजह से मेरी ननद सुबह उठते ही चारपाई को धोना शुरू कर देती थी और चादर को, और यहाँ तक कि वे अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती थी। जब मैं चारपाई को झाड़ करके देखा, चादर को बिछा करके देखा, वहाँ से बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही थी और कुछ दाग चारपाई के ऊपर भी लगे हुए थे, जो कि उन दागों में से स्मेल भी आ रहे थे। वे किसी जानवर के बाल और पोटी थी। मुझे समझ नहीं आई ये किस चीज के बाल हैं और ये कैसी पोटी है। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ न आई। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अपने सौतेले बेटे और ननद की हरकतों पर नजर रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। मेरी ननद को ये पता चल गया कि मैंने चादर और चारपाई को देख लिया है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ अजीब सी घबराई हुई नजर आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो। उसने कहा कि भाभी माँ, मेरी चारपाई और चादर मेरे कमरे में नहीं दिखाई दे रही। मैंने ऊपर धोकर डाले थे। ये कहकर मेरे पास से जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चारपाई और चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो ये सब कुछ क्या है। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग में बुरे विचार आ रहे हैं। वह मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी ननद ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी ननद ने मुझसे बताया कि भाभी माँ, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था, इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। घर की दुकान भी अच्छी नहीं चल रही थी। दीपक भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहा था, लेकिन हमें ऐसा कोई काम भी नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाए। फिर दीपक के एक दोस्त ने उसको एक काम बताया। दरअसल उसने कुछ बहुत ही महंगी दामों में बिकने वाली गिलहरी के बच्चे देखभाल करने के लिए रोज के हमको 2000 रुपये देता था। वह कुछ बहुत ही खास तरह की गिलहरी थी जिसको हमने 3 महीने में ट्रेंड भी करना था। वह आदमी बाहर ले जाकर उसको महंगे दामों में बेचता था। उसने हमें ये काम करने के लिए कहा था। गिलहरी के बच्चे रखे हुए थे जो कि 8-10 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें बच्चों को संभालने का काम दिया हुआ था। उस काम के बहुत सारे पैसे दिया करता था। दीपक भी पूरा दिन अपने काम पर होता था, लेकिन रात में दीपक को आराम भी करना होता था। इसलिए उन गिलहरी के बच्चों को कमरे में ले जाते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल सुबह सुबह चारपाई और चादर पर लगे होते थे, जिनको मैं सुबह धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती और हम आपको ये सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम ये सब काम कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चला कि मुझे गिलहरी के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। दीपक ने मुझे जो दवाइयाँ लाकर दी थी वह भी इसी चीज़ की थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। भाभी माँ, दीपक का ये दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा था। वह हमें एक दिन में 2000 रुपये दे रहा था। आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम अपने कमरे की दीवार भी खिंचवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी डलवा सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो न जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया। हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की वह हमारे दिल में तीर की तरह लगती थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा भतीजा है, लेकिन वो मेरे सगे बड़े भाई से भी बढ़कर है। मैं उसे अपना बड़ा भाई ही मानती हूँ। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचता है, जबकि देखा जाए तो वह हम दोनों से इतना प्यार करता है। मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई है और उसका पिता भी इस दुनिया से जा चुका है, और तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है। लेकिन दीपक फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन की तरह ही माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वह हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता था, रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वह रात को भी ये सब कुछ कर लेगा। दिन भर वह बेचारा मेहनत करता था, इसलिए मैंने उसको कहा रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूंगी। इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे ये सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चे के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे निकले। मैं उनके बारे में कितनी गलत बातें सोच रही थी, जितनी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी।
हमने ये बात दीपक को नहीं बताई। वंशिका ने भी उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात पता चल गया है, क्योंकि अब वह काम वैसे भी खत्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन के बाद दीपक ने उस कमरे की दीवार भी खिंचवा लिया। हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था और धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी ननद भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। हमारे हालात पहले से अच्छे होने लगे थे। धीरे धीरे अब सब कुछ अच्छा हो गया था। अब हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ जिंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे और नेक बच्चे दिए। चाहे वो मेरे अपने नहीं थे, ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती थे। इस बात को समझते ही अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसके सर पर पिता का साया भी नहीं था और मैं भी कुछ खास नहीं कर सकती थी। इस बात का उनको एहसास था और ये एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है और वे क्या गलत कर रहे हैं और क्या नहीं, इन सब बातों के बारे में उनसे जानकारी लेते रहें और इस बात का ध्यान रखें, जब बच्चे जवान हो जाए तो उनके बिस्तर अलग कर देने चाहिए। आपसे भी यही सब कहूँगी, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।